हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा में रहेगा। ना तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और ना ही ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक्स है। इसमें हम जो बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो इन सब का एक मिला जुला रूप रहेगा। और इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही रहता है इकोनॉमिक्स को जानने में, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ रहेगी। और इसके अंदर हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये भी है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक वीडियो के अंदर बेसिकली हम 10 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर अगले वीडियो के अंदर इसी प्रकार से 11 से 20 और फिर 21 से 30, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो बेसिकली आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो शुरू के 10 पॉइंट लेते हैं, और ये हमारे पास शुरू के 10 पॉइंट रहेंगे सर। इन 10 पॉइंट के बारे में जानते हैं कि ये हमें क्या समझाना चाहती हैं। इकोनॉमिक्स आखिर आखिर है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने कहता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स आपके पास स्टडी है, और किसकी स्टडी है सर? स्कार्स रिसोर्सेज है। मेरे प्यारे बच्चों, वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में हैं। जैसे कि हम लोग एयर की बात करें तो ये अनलिमिटेड है, वाटर की बात करें अनलिमिटेड है, सैंड की बात करें अनलिमिटेड है। बट अगर हम लोग गोल्ड की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, मनी की बात करें, दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड का मतलब भी मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डिमांड इनकी ज़्यादा है, और मार्केट में इन रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम है। तो वो रिसोर्सेज जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? उनके सप्लाई के कंपैरिजन में। उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं कि वो स्कार्स रिसोर्सेज हैं। इनको हम लोग रिसोर्सेज ना बोल के मीन्स भी बोल देते हैं। तो ये है सर स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसके अंदर हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं। और अगर आप लोग स्कार्स ना लिख करके यहाँ पे आप मीन्स लिखना चाहते हैं तो आप मीन्स भी बोल सकते हैं। मीन्स का मतलब भी क्या होता है? रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट आपके सामने कहता है, स्कार्सिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, स्कार्सिटी हमेशा रिलेशन में देखी जाती है। और किसके रिलेशन में देखी जाती है? सप्लाई के रिलेशन में। मैंने बताया था हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने वो रिसोर्सेज जिनकी डिमांड ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? उनके सप्लाई के कंपेयर में। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्कार्स रिसोर्सेज। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कार्सिटी इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप बता सकते हैं स्कार्सिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और रिलेशन किसके साथ? सप्लाई के साथ। स्कार्सिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और स्कार्सिटी जो होती है वो रिलेशन में पड़ी जाती है किसके? सप्लाई के। अगला आता है जो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड थे, एक था ओइकोस और एक था निमिन। एक था ओइकोस और एक है निमिन। और इसी प्रकार से जो हमारे पास ओइकोस है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और जो निमिन होता है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, इकोनॉमिक आपके पास क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है सर? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए सर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्सिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया वर्ड है, ओइकोस और निमिन। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड और निमिन का मतलब मैनेजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी इन बुक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं मनी सप्लाई की बात करते हैं। मार्केट के अंदर जो पैसा फ्लो में होता है, जो पैसा सर्कुलर में होता है, सर्कुलेशन में होता है, वो हमारी क्या होती है सर? मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाती है, सोच के देखो किसी आदमी के पास 100 रुपये हैं, होने चाहिए, परंतु वो है 500 रुपये। तो हम बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई अगर हमारे पास कंट्री में ज़्यादा हो जाती है, तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने से मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है सर। अगर लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो वो चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी।
उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या आएगी? इन्फ्लेशन। अब उल्टा सोच के देखो, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है, पैसा लोगों के पास कम है, तो लोग चीज़ों की डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। कोरोना के टाइम पे आपने देखा मार्केट में मनी सप्लाई कम थी, डिमांड कम थी, और डिमांड कम होने की वजह से मार्केट के अंदर क्या आ गई थी? डिफ्लेशन। प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हमें नहीं चाहिए। हमें एक एक मतलब ये कहते हैं ना ऑप्टिमम, है ना, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए। हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है। तो ये मनी सप्लाई हमें कंट्रोल में करनी होती है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो भी परेशानी है, और मनी सप्लाई कम होगी तो भी परेशानी है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई जाती हैं? बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती हैं। बनाने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती हैं, जिसको बनाने का काम किसका होता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी प्रकार से क्या बनाई जाती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसको बनाने का काम तो क्या है? भारत सरकार ही बनाएगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा व्यू है इस वीडियोस के अंदर। बेसिकली डिटेल में नहीं जाना, समझना है ऊपर ऊपर से कि चीज़ें हैं क्या। मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी। अगला टॉपिक आपके सामने बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर की ज़रूरत होती है। एक होती है लैंड, एक होती है लेबर, एक होती है कैपिटल, और फिर हमारे पास क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर आपको स्पेलिंग लिखनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आप लोगों के पास होती हैं 4 चीज़ें, जिनको लेकर के हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 और लिख लेना भाई, 4 होते हैं आपके पास। तो ये हमारे पास क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद फिर इनकी क्या की जाती है? पेमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब पेमेंट कैसे कैसे करेंगे आप लोग? लैंड के बदले पे करेंगे आप लोग रेंट, लेबर के बदले आप पे करेंगे वेजेस, कैपिटल के बदले पे किया जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पेमेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगला आता है सर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है सर? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। जैसे कि उसने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है कि सर हमारी जो टोटल कैपिटल है, एक सेकंड मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखो, ये मान लो हमारी टोटल कैपिटल है, और वो कहता है इसका जो 65% इनकम है हमारे कंट्री की, वो बस 10% लोगों के पास है। वो सिर्फ कितने परसेंट लोगों के पास हैं? 10%। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके सामने सर कहीं ना कहीं ये बनेगा 65%। ये कितने परसेंट? 65%। और इसको हमने कितना मान लिया? 35%। तो ये 65% पैसा आपके सामने सिर्फ कितने लोगों के पास है? 10% पॉपुलेशन के पास है, 10% लोगों के पास है, जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं। और जो 35% पैसा बच गया, ये 90% पॉपुलेशन के पास है। ये 90% पॉपुलेशन के पास है। तो ये इनइक्वालिटी है सर। सोच के देखो, इतने स्पेस में, ये जो स्पेस है इसमें आपने सिर्फ 10 आदमी बिठा रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने 10 आदमी बिठा रखे हैं, तो कितने खुले खुले बैठे होंगे वो। और यहाँ पे इतनी सी जगह के अंदर आप लोगों ने 90 आदमी फंसा दिए, है ना। तो इस 35% वाले एरिया में आपने लगभग 90 नहीं ना, 90 लोग फंसा दिए। तो कितने, मतलब कि वो कितने कंजेस्टेड हो गए होंगे। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। और इससे इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए हम एक कर्व पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व ये 11th-12th में तो नहीं आता। जब ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो ग्रेजुएशन वाले टीचर इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लोरेंज कर्व क्या दिखाता है। लोरेंज कर्व इनकम की इनइक्वालिटी को शो करता है। लोरेंज कर्व क्या शो करता है? इनकम की इनइक्वालिटी को शो करता है।
और ये इनइक्वालिटी केवल ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में है, आप यूएसए में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, जर्मनी में, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री के अंदर, वहाँ पे इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती ही मिलती है। अगला आपके सामने कहता है इस इनइक्वालिटी को ही कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इन इंडिया टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार क्या लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 10% देना है। आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको 20% देना है। और 10 लाख से भी ऊपर है तो आपको 30% देना है। इस प्रकार से तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लग रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि गरीब आदमी के ऊपर टैक्स का कोई फर्क ना पड़े। भाई 2.5 लाख 5 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है साल के, यानी कि वो महीने में 30-40 हज़ार रुपये तो कमा ही रहा है और उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और जो बंदा 10 लाख कमा रहा है या 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, तो उसको सरकार कह रही है कि आप अपनी इनकम के ऊपर 30% टैक्स पे करो, है ना। साथ में सरचार्ज भी है, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। तो ये मतलब ये इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया। इसका रीज़न यही है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं इक्वेलिटी आए, इन लोगों से टैक्स लिया जाए और ये पैसा ला करके किसी भी योजना के थ्रू, किसी भी स्कीम के थ्रू गरीब लोगों के अंदर क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, उनको दे दिया जाए। तो इक्वेलिटी लाने के लिए इंडिया के अंदर क्या लगाया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। कुछ कंट्री ऐसे भी हैं वहाँ पे रिग्रेसिव है, यानी कि इनकम को अगर ज़्यादा दिखाओगे तो वहाँ पे टैक्स का रेट कम हो जाता है ना। कुछ है कंट्री यूएसए जैसे, वहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम है। परंतु इंडिया जैसे कंट्री के अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम है। तो 10 पॉइंट हमें पढ़ने थे, ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर अगली वीडियो के अंदर बाकी की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है सर, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है और किसकी स्टडी है, स्कार्स रिसोर्सेज की। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि स्कार्सिटी एक प्रकार का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। स्कार्सिटी एक कैसा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और रिलेशन किसके साथ पढ़ा जाता है, सप्लाई के साथ। इकोनॉमिक्स एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। दो वर्ड आते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ओइकोस और निमिन। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड और निमिन का मतलब मैनेजमेंट। अगर किसी कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड के ज़्यादा होने से आपको वहाँ पे क्या दिखेगी, इन्फ्लेशन दिखेगी। हमारे को किसी भी चीज़ का, हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उनके बदले में जो पेमेंट की जाएगी उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इंडिया जैसे कंट्री के अंदर सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी की इनकम है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आय बहुत कम लोगों के हाथ में है और बहुत थोड़ा पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में है ना। तो 65% पैसा हमारा 10% लोगों के पास है और बाकी का बचा हुआ 35% पैसा 90% लोगों की जेब में है। तो ये एक इनइक्वालिटी है सर। इस इनइक्वालिटी को शो करने के लिए एक कर्व पढ़ा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज कर्व। जिसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज कर्व बोलते हैं। और इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार इंडिया में क्या लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ टैक्स का रेट भी बढ़ जाता है। 0%, 10%, 20%, 30%। तो ये जो टैक्स का रेट आपके सामने बढ़ने लग रहा है, उसका रीज़न यही है कि सरकार इक्वेलिटी चाहती है, ना कि इनइक्वेलिटी। ठीक है सर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज का क्या चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। अगर आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो यानी कि अपने अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने लग रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वहीं पर फिर ये पॉइंट आया था कि हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। अगला कहता है कि सर आपके पास एक प्रोडक्टिव एज होती है जिसको हम यंग बॉय बोलते हैं। तो जो प्रोडक्टिव एज होती है वो कितनी होती है सर, 15 से लेकर के 64 ईयर्स तक। 0 से लेकर के 15 साल तक का जो बच्चा होता है उससे हम कोई भी काम नहीं करवाते,
है ना। और जो 64 की एज होती है वो इतनी हो जाती है कि वो कोई काम करने के लायक नहीं रहता। तो जो प्रोडक्टिव एज होती है, जब इंसान कुछ कर सकता है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, या अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ कमा सकता है, तो वो आपके सामने जो एज है वो है 15 to 64 ईयर्स। 15 to 64 ईयर्स ये हमारे पास प्रोडक्टिव एज है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा कर लिए, और आगे मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। इकोनॉमिक्स का ये बेस है, ये मान लो। तो एक प्रकार से जो बेसिक होता है वो ये है। और बाकी की वीडियोस अगर आपको देखनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की या मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।